मैं जरा फैज साहब, आपने जो बात बोली है वो बड़ा, देखिए बड़ा गंभीर मुद्दा है। जरा मैं अनंत विजय जी के पास एक बार जाऊंगी। फैज साहब, जो उन्होंने सैयद जवाद साहब ने सवाल पूछा वो गलत नहीं पूछा है, इसीलिए मैं अनंत विजय जी आपसे पूछूंगी। जो जवाद साहब कह रहे हैं कि न्यूयॉर्क के मेयर हैं वो, अगर वो भारत आएंगे तो भारत उन्हें एक तरह का एक प्रोटोकॉल और एक स्वागत जरूर देगा, लेकिन इसी के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप भी भारत के खिलाफ जब कोई बयान देते हैं तो क्या भारत में हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे क्या? मैं इसलिए ये पूछती हूं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ्स लगाए, हमने उसकी चर्चा यहां की, हमने इसके बारे में बात की। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बोलने लगे क्योंकि वो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं तो वो सही कर रहे होंगे, नहीं, हम सवाल उठाएंगे। हमारी अर्थव्यवस्था को एक तरह से ब्रेक लगाने की अगर कोशिश की जाती है टैरिफ के जरिए तो सवाल उठाएंगे। उसी तरह से अगर यहाँ एक न्यायिक प्रक्रिया है, कोर्ट्स हैं और वो दिल्ली दंगों को लेकर एक मामले की सुनवाई कर रहे हैं, उसमें अगर कोई विदेशी हस्तक्षेप होगा तो उस पर हम बोलेंगे। ये अभी फैज साहब को डिप्लोमेसी सिखा रहे थे, जवाद साहब को स्वयं डिप्लोमेसी सीखने की जरूरत है। आपने बहुत अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन कर दिया, मुझे करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सुचरिता जी, एक बात मेरी समझ में नहीं आता कि इनके उमर खालिद के माता पिता अमेरिका जाते हैं, अमेरिका जाकर ममदानी से मिलते हैं, उनसे अपील करवाते हैं, उसी टाइमिंग के हिसाब से 8 सांसद वहां के जो डेमोक्रेट हैं वो चिट्ठी जारी करते हैं। ये है क्या? ये क्या सुचिंतित और सुनियोजित नहीं है? और यहाँ भारत में बैठकर कुछ लोग वो जो क्या कहते हैं चीयर लीडर्स ऑफ उमर खालिद हैं, आपको याद होगा कुछ दिनों पहले जब उमर खालिद जेल गए थे 5 वर्ष पहले, तो इसी देश में एक व्यक्ति ने लिखा था उमर खालिद इज माय सन। तो सबकी अपनी अपनी सोच है भाई, सब अपने अपने सोच पर बोलेगा, फैज साहब भी बोलेंगे, मैं भी बोलूंगा। लेकिन मुझे सिर्फ इतना ये चीज देख के हैरत होती है कि अमेरिका का एक मेयर, चाहे उसको भारत सरकार कितनी भी प्रोटोकॉल दे दे, कुछ कर दे, मुझे नहीं पता, लेकिन उस मेयर को यह समझ नहीं आता जब उसी के देश में चार्ली किर्क का फ्रीडम टी शर्ट पहन के जेनी नाम की महिला जाती है तो उसको लोग हुट करते हैं। और उसका नतीजा देख चुके हैं कि 1 घंटे के अंदर $2.5 लाख क्राउड फंडिंग हो जाती है। तो ये ममदानी को ये समझना होगा कि जो खतरनाक खेल वो खेल रहे हैं उसका कोई बहुत सकारात्मक परिणाम पूरी दुनिया में दिखाई देगा, ऐसा नहीं होगा। असल उमर खालिद के माता पिता गए थे अपनी बेटी के यहाँ या जो भी जिस तरह की खबरें आ रही, लेकिन उनको आधे घंटे का अकेले में समय दिया गया और हैंड रिटन लेटर दिया गया। बार ममदानी साहब, आज तक मैं इसको इस तरह से भी देखती हूँ, उनका दिल नहीं पसीज रहा, नहीं, तो मैं सेलेक्टिव इसी को कहते हैं। एग्जैक्टली मैं यही कह रही हूँ कि भारत पर एक तरह से ब्रेक लगाने की भी ये कोशिश होती है। जब आप इस तरह की बयानबाजी करते हैं, आप भारत सरकार पे और भारत पर एक ब्रेक लगाने की कोशिश करते हैं। जवाद साहब, आप सर हिला सकते हैं, लेकिन एक बार मैं जरा अतिकुर रहमान साहब के पास जाऊंगी। अतिकुर रहमान साहब, जब आप ये करते हैं, आपको अगर राइट्स के बारे में बोलना है तो उइगर मुसलमानों के भी राइट्स हैं, उन पर भी बोलिए आप। मुझे नहीं पता है जोरान ममदानी ने कितनी बार उनके बारे में बोला। आपको अगर बोलना है तो आप बलोचों की हत्या पर भी बोलिए, आप बांग्लादेश की हिंसा पर भी बोलिए। लेकिन जब ये सिलेक्टिव जो बोलते हैं और यहाँ पर बहुत लोग बोलते हैं हाँ सही बोलते हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं, तो वहां पर वो अपना साध रहे हैं हित और यहाँ पर लोग अपना हित साध रहे हैं। उन्हें पता है यहाँ पर मोदी पर अटैक करो हमारे लिए काम करेगा। सुचरिता जी, अमेरिका में भी भारत ने अतिकुर रहमान साहब। सुचरिता जी देखिए, प्रधानमंत्री भी हमारे बहुत सारे इश्यूज के ऊपर बोलते हैं और नहीं भी बोलते हैं। ये इल्जाम अगर जोरान ममदानी पे आप लगा रही हैं तो ये इल्जाम तो बहुत सारे हमारे नेताओं पे भी लगता है। अलबत्ता फैज साहब को मैं समझाना चाहूंगा कि फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जोरान ममदानी नोज हिंदी। आप अपना मैसेज उनको हिंदी में भी दे सकते हैं, उन्हें बुरा नहीं लगेगा। और क्लियर मैसेज तो सुचरिता जी ये जा रहा है जोरान ममदानी साहब को कि भाई मेरे, ये हमारा भारत है, यहाँ पर जेनोसाइड करने के बाद में हमारे लीडर प्रधानमंत्री बन जाते हैं। ये हमारे बीएचपी वाले क्रिश्चियनिटी की फेथ को इल्जाम देके नहीं, ये जो आप आरोप लगा रहे हैं अतिकुर रहमान साहब, एक मिनट, फैज खान साहब को स्क्रीन पर लीजिए। नहीं, ये जब आप खुद ही यहाँ बैठे हुए देश में ये बात बोलेंगे अतिकुर रहमान साहब, तो मैं किसी और के पास क्या ही बोलूं। नहीं, आपने ये आरोप कैसे लगा दिया जब देश की अदालत ने नहीं लगाया? अतिकुर रहमान साहब, नो, आई वांट दिस, बड़ी क्लियरली बात करिए अतिकुर रहमान साहब। आप ये आरोप लगा रहे हैं जब देश के, मैंने कहा अतिकुर रहमान साहब को स्क्रीन पर लीजिए, मैं आपसे कह रही हूँ जब देश की अदालतों ने नहीं लगाया तो
आप जज भी बन गए और अदालत भी बन गए, आपने ये आरोप लगाना शुरू कर दिया यहाँ पर। भाई जब मेरे खिलाफ कोई इल्जाम होता है तो मैं पावर में ना हुई तो इंसाफ आएगा ना। मेरे पावर में रहते हुए नहीं सर, नहीं सर, सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी आपके पावर के अंडर जुरिस्डिक्शन में नहीं होती है अतीकुर रहमान साहब, तो ये मत बोलिए, ये मत बोलिए, ये गलत आरोप है। सुप्रीम कोर्ट के एसआईटी के स्टेट के जुरिस्डिक्शन में होती है क्या? पहली बात ये है, और दूसरी बात है आप प्रूव कर रहे हैं, आप प्रूफ कर रहे हैं अतीकुर रहमान साहब कि यही एक नैरेटिव फैलाने की कोशिश है। आप भी उसका मोहरा बनते हैं, आप भी उसका मोहरा बन रहे हैं। फैज साहब को लीजिए स्क्रीन पर। बहुत सारे लोग पता करते हैं और हमारा मीडिया किसका मोहरा बनूंगा। नहीं, मैं आपसे बड़ी क्लियरली बोल रही हूँ, आप अपने देश के प्रधानमंत्री के बारे में जो बातें करते हैं वो भी तब जब देश, यही मैं कह रही हूँ, देश की अदालतों पर भरोसा नहीं है, देश की अदालतों पर भरोसा नहीं है। उन्होंने जो क्लीन चिट दी है, नहीं एक मिनट पहले आनंद विजय जी, फिर मैं फैज साहब आपके साथ। एक मिनट आनंद विजय जी, मुझे आनंद जी सेकंड दे दीजिए। हाँ बोलिए आनंद जी। अतीकुर रहमान साहब ने जिस प्रकार से प्रधानमंत्री पर लांछन लगाया उसके लिए इनको खेद प्रकट करना चाहिए। उनका ये बयान ये दर्शाता है कि इनकी भारत की न्यायिक व्यवस्था में कोई आस्था नहीं है, और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने सत्ता में रहते हुए 11 घंटे तक एसआईटी ने उनसे पूछताछ की थी, और ऐसा कोई दूसरा भारत की राजनीति में उदाहरण नहीं मिलता जहां मुख्यमंत्री जो सिटिंग मुख्यमंत्री है वो 11 घंटे तक पूछताछ में रहा और फिर सोने की तरह तप कर निकला। उसके खिलाफ आप इस तरह के आरोप लगाकर अपनी जहालियत का मुजाहिरा कर रहे हैं। वो आपको इस तरह के बयान से बचना चाहिए। अगर आप इस्लामिक स्कॉलर हैं तो तत्काल इस बयान को वापस लीजिए, और जेनोसाइड शब्द आप उसी ट्रैप में फंसकर उसका उपयोग कर रहे हैं। तो अतीकुर रहमान साहब, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि अगर आप सचमुच के स्कॉलर हैं तो अपनी इस गलती पर क्षमा मांगिए। इस तरह से शब्दों का उपयोग करके आप भारत के प्रधानमंत्री की गरिमा को गिरा नहीं सकते हैं। आपको ये अधिकार किसी ने नहीं दिया है। आप पर केस हो सकते हैं, आप पर मुकदमे हो सकते हैं। आप एक प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को नेस्तनाबूद करने पर उतारू हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, जहां पूरी न्यायिक व्यवस्था से वो व्यक्ति साफ बचकर निकला है। सुप्रीम कोर्ट क्या, पर इसके बावजूद सवाल उठाते हैं ना, प्रकार का दाग नहीं है। ये सवाल सीधी न्यायिक प्रक्रिया पर है। देखिए भाई, आप लोग पीसीआर में प्लीज इसे मॉनिटर करें जरा। मैं एक बार फैज साहब के पास जा रही हूँ। रशीदी जी, आप जब डिबेट खत्म होने का समय है तब जुड़ रहे हैं आप, तो मैं जरा फैज साहब के पास पहले जा रही हूँ। रशीदी साहब, ये जो जोरान ममदानी पर चर्चा हो रही है यहाँ पर, जोरान ममदानी वहाँ अमेरिका में बैठकर बताएंगे कि भारत में कौन सही है और कौन गलत है, और क्योंकि वो वहाँ से एक आवाज मोदी विरोध में उठाते हैं तो बहुत से लोग यहाँ से उसे लपकने की कोशिश करते हैं। सही लग रहा है आपको ये? नहीं, मोदी विरोध में अगर वो आदमी आवाज उठाएगा तो हम उसको कंडम करेंगे, बिल्कुल कंडम करेंगे। लेकिन इंसानियत के नाते अगर किसी भी देश में किसी पर जुल्म हो रहा है और कोई भी आदमी आवाज उठाए, जैसे हम बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए आवाज उठा रहे हैं, तो वो उठा सकता है, कोई भी आदमी उठा सकता है। बिल्कुल सही। चाहे वो जोरान ममदानी हो, साजिद रशीदी हो, फैज खान हो, कोई भी हो, किसी देश में कहीं भी कोई जुल्म हो रहा है किसी पर तो आवाज उठा सकते हैं इंसानियत के नाते। हाँ। अगर उसने उमर खालिद के लिए आवाज उठाई है तो कोई उसने गैर संवैधानिक या हिंदुस्तान के खिलाफ कोई काम तो कर नहीं दिया। ऐसा तो कोई भी काम नहीं है कि हिंदुस्तान के खिलाफ हो गया हो। भाई ठीक है, ये तो आप भी जानते हैं कि उमर खालिद के लिए चार्जशीट तक अभी तक नहीं हुई। 6 साल हो गए उस बंदे को, अभी तक उसको ये पता नहीं मैं किस केस में बंद हूं। ये तो जानकारी मिलनी चाहिए ना जिसको आपने बंधक बना रखा है, कि वो किस केस में बंद है, उसके ऊपर क्या चार्ज फ्रेम हुआ है, ये तो पता होना चाहिए ना। अगर बिना केस के, बिना चार्ज के कोई आदमी 6 साल बंद है, तो उसके लिए कोई भी आवाज उठा सकता है। नहीं, एक बात मुझे बताइए, एक उमर खालिद दिल्ली दंगों के आरोप में जेल में बंद हैं, उस एक इंडिविजुअल के समर्थन में जोरान ममदानी जो न्यूयॉर्क के मेयर है आवाज उठा रहे हैं। देश में और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है या फिर लोगों पर अत्याचार नहीं हो रहे हैं। सवाल इसलिए उठता है कि उन्हें सिर्फ दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद नजर आया, न्यूयॉर्क के नए मेयर को। उन्हें और कोई मुद्दा इस दुनिया में नजर नहीं आया। भारत के आगे, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, इतने देशों में कोई मुद्दा नहीं नजर आया उन्हें। फैज खान साहब, उन्हें सिर्फ उमर खालिद नजर आया है।
मुझे जवाब देने दीजिए सुचारिता, मुझे जवाब देने। आ रही हूँ सर, देखिए, एक मिनट आ रही हूँ। क्लियर कट नहीं, पता नहीं। और साजिद रशीदी साहब जो बोल रहे हैं ना कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए, तो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता। कश्मीर में 1990 में हिंदुओं पे जीनोसाइड हुआ, उस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता। आज भी दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां से हिंदुओं को अपना घर छोड़ के जाना पड़ रहा है, उस पर आवाज उठाता। मुर्शिदाबाद में 500 हिंदू परिवारों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा, तब आवाज उठाता। जो यहाँ पर धर्म का परिवर्तन करने वाली मिशनरियां काम कर रही है भारत में और जुल्म और सितम कर रही है, मानसिक रूप से लोगों को पंगु बना रही है, उसके खिलाफ आवाज उठाता। लेकिन भारत में एक अपराधी जो न्यायिक प्रक्रिया के तहत कोर्ट ने उसे जेल में रखा हुआ है और वो भारत को तोड़ने का और दंगों का आरोपी और एंटी नेशनल एलिमेंट है, उसके लिए यदि वो आवाज उठा रहा है, सुचरिता जी सावधान होने की जरूरत है। फिर से कह रहा हूं, ये टीआरपी का खेल नहीं है। ये लोग पूरी दुनिया को एक ही रंग में रंगना चाहते हैं और साजिद रशीदी जैसे लोग भी उसी टीम के गुर्गे हैं जो कि भारत को एक ही रंग में रंगना चाहते हैं, भारत की बहुसंस्कृति को, भारत के मल्टी कल्चरलिज्म को खत्म करना चाहते हैं और खास तौर से भारत भारतीयता की संस्कृति को खत्म करना चाहते हैं। खान साहब, मैं रशीदी जी की इस बात से सहमत हूं कि कोई भी मुद्दा उठा सकता है दुनिया के किसी कोने में। लेकिन रशीदी साहब, मेरे पास समय बहुत कम है, मैं आप बहुत एंड में जुड़े हैं इसलिए आपसे पूछूंगी, सिर्फ ये मुद्दा क्यों? आतंकवादी यहाँ पे बैठे हैं, उनके लिए कोई आवाज उठाएगा? नहीं, सुनिए, मैं वही उनसे पूछ रही हूँ, वो जस्टिफाई करें ना इस बयान को। सवाल किया, जी सुनिए, आपने एक सवाल किया कि साहब उमर खालिद के लिए ही क्यों? हाँ? मैं भी यही सवाल करता था आज से 8 दिन पहले तक कि बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए ही क्यों? यहाँ जो मुसलमान मर रहा है, यहाँ जो दलित मर रहा है, उसके लिए क्यों आवाज नहीं उठती? कल लखनऊ में सर, यहाँ पर मुसलमानों का या दलितों का जिनोसाइड नहीं हो रहा है। रशीदी साहब, प्लीज डू नॉट इक्वेट द टू। आप दोनों की तुलना मत कीजिए। आप ऐसा करके नरसंहार और जिनोसाइड की परिभाषा बदलने की कोशिश करते हैं और सर, आप ये कर अपने देश की बदनामी कर रहे हैं। आपकी बात ये मत कहिए, लिंचिंग गलत है, वो हिंदू की हो या मुसलमान की, लेकिन प्लीज ये मत कहिए ये नरसंहार नहीं है, ये जीनोसाइड नहीं है, ये मत कहिए, ये मत कहिए। और ऐसे में आप जीनोसाइड की परिभाषा बदल रहे हैं। वहां जो हो रहा है वहां पर धर्म देखकर हत्या हो रही है, वो जीनोसाइड है। से ला रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं आप ये रशीदी साहब? मुझे बस ये लगता है ये देखिए, यही परिभाषाएं बदल देते हैं, परिभाषाएं बदलकर मतलब बदल जाता है और पूरा कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है। सीधी बात यह है कि देश में एक न्यायिक प्रक्रिया है और हम सब उस पर भरोसा करते हैं और उसके तहत हर व्यक्ति को न्याय मिलेगा। ये हमारी एक मौजूदा सोच है और इसमें विश्वास बनाए रखना पड़ेगा। किसी ज़ोहरान ममदानी का इंतजार नहीं करना है हमें न्याय के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।